जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं टीए आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन लाया है, जो कि अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और टेस्ट लगा कर देख लीजिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप आर्मी का कोई सा एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, सब में आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि नाटो एनएटीओ के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। यानी कि नाटो के साइबर जो रक्षा समूह है, ठीक है, उसमें शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में से जो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी दक्षिण कोरिया है, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपके 2022 के एग्ज़ाम में टीए आर्मी के 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है। तो इससे रिलेटेड आपको मैं एक और बता देता हूँ कि कभी कभी एग्ज़ाम में आपके नाटो का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखवा देता हूँ, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसका आप नोट बना लीजिएगा। इसका है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या पहले क्या किया गया है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन पर गौर से देखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पहला पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला, ठीक है, वायसराय कौन सा था पहला, ठीक है, कौन सा भारत का बंगाल का गवर्नर था। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ सब अलग अलग बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला अभी, बंगाल का गवर्नर, उसके बाद क्या बोला मैंने, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला, फिर मैंने बोला क्या, भारत का गवर्नर जनरल, फिर मैंने बोला वायसराय कौन था पहला। ये सारा जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है, और अभी जो मैं बताऊंगा आपको ये चीज़ सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। देखिए तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से देख लीजिए पहले, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि क्यों ठीक है और कब आपको ये चीज़ आंसर करना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें आप नोट कर लीजिए, कहीं कहीं पर आपको रॉबर्ट क्लाइव भी देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको विलियम बेंटिक भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए आपको पता है इसके बारे में डिटेल तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पर अभी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले जो बना था जनरल, वो गवर्नर ये बना था रॉबर्ट क्लाइव बना था बंगाल का। तो उस टाइम में नाम क्या होता था, उस टाइम में नाम होता था बंगाल का, सीधे रहता था गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर कौन था सबसे पहले, तो ये बना था रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1773 में यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके बाद से बंगाल का गवर्नर से नाम बदलकर उसका नाम क्या रख दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पर क्या ऐड हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो उसके बाद जो बना वो बना पहला वारेन हेस्टिंग्स बना। कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स बना, ठीक है ना, हेस्टिंग्स बना। लेकिन उसके बाद क्या बना देख लीजिए, फिर क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के बाद क्या बना कि फिर से एक आया चार्टर एक्ट आया। देखिए यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर क्या बन गया, उसके बाद बन गया इंडियाज़ का यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। क्या बना, भारत का गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पर बस नाम चेंज हो रहा है इसका,
और इसका देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल इसमें ऐड हो गया। अब क्या बन गया उसको, चार्टर एक्ट आने के बाद भारत का गवर्नर जनरल। तो उसके बाद जो बना ना, उसके बाद बना जो विलियम बेंटिक बना। कौन बना, विलियम बेंटिक बना, ठीक है ना, विलियम बेंटिक बना। तो ये था आपका गवर्नर जनरल का। लेकिन उसके बाद एक और बना आपका, कौन सा बना, इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1958, 1958 नहीं, 1858 यानी कि जब 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके बाद जो बना ना, ये आपका भारत का गवर्नर का जनरल का नाम हटाकर तब बन गया क्या, वाइसराय बनने लगा। क्या बनने लगा, वाइसराय। तो पहला जो वाइसराय बना वो बना क्या, लॉर्ड कर्निंग, ठीक है, लॉर्ड कर्निंग, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने इसको देखा है और इसका आपने नोट नहीं बनाया है तो नोट बना लीजिए। तो आप ऐसे ही क्लास को देखने के लिए क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं कराया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो अब एग्जाम में 100% आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन को भी करिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए कि किस देश में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स को क्या कहा जाता है, देश का यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का समूह क्या है, ग्रुप क्या है, तो ब्रिक्स है, ठीक है। उसमें सदस्य बनने वाले के लिए आवेदन किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ईरान है, अर्जेंटीना है, इराक है। तो यहाँ पर तीनों में देख लीजिए, अगर आपका आंसर अगर ईरान और अर्जेंटीना दोनों है तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अदरवाइज आप इस तीनों कंट्री में से आप नेम को चुन सकते हैं। वैसे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है, जो कि ए और बी यानी ईरान और अर्जेंटीना दोनों देश है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी में ए और बी दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए एक तो था आपका अर्जेंटीना था ही, ठीक है, ईरान था ही, इसके अलावा इजिप्ट भी था जिसने कि अप्लाई किया था। इजिप्ट था, इथोपिया था, ठीक है, इथोपिया था, ठीक है, सऊदी अरेबिया था, क्या था, सऊदी अरेबिया था, एक कंट्री और भी था, ठीक है ना, एक और ये भी आपका साथ क्या था, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। तो इतने सारे कंट्री थे, तो इस ऑप्शन में से आपका ए और बी दोनों सही था, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि नाइट ऑफ लीजन के उच्चतम फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से कौन सा हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड का प्राप्त करने वाला नहीं है, जैसे कि नाइट ऑफ लीजन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी किशोर कुमार है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर ठीक है, यानी कि नाइट ऑफ लीजन लता मंगेशकर को मिल चुका है, सत्यजीत रे को मिल चुका है और अमिताभ बच्चन को मिल चुका है। अब आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का कौन सा इसमें से प्रोसेस नहीं है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोसेस है, कार्बोनेशन प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ पर एक्सफोलिएशन जो है ना, ये आपका केमिकल प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय सेना का ऊंचाई युद्ध विद्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि हाई अल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल, इसे आप HAWS के भी नाम से आप जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए गुलमबर्ग है, ठीक है, मर्ग है, सियाचिन है, लेह है और मनाली है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गुलमबर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो गुलमर्ग जो है ना ये कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, ये तो जम्मू कश्मीर में गुलमबर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन को भी देखिए, क्लास को लास्ट तक देखना आप लोगों को आज अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। यहाँ पर है संविधान में हमारे देश का उल्लेख
किन नामों से किया गया है। जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे देश के कई सारे नाम है ना, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, ठीक है, आर्यावर्त है। तो संविधान में किस नाम से इसको उल्लेख किया गया है? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में से अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंडिया और भारत, बिल्कुल सही है। इंडिया और भारत जो है हमारे देश का नाम जो है संविधान में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल आपका आंसर यहाँ करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए, देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन OTT बेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी कौन सा इसमें से जो है OTT प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसमें कि आप लोग क्या मूवीज़ आता है, सीरियल आता है, सीरीज आता है, वो तो कौन सा इस प्लेटफॉर्म है? तो आप देख सकते हैं ट्विटर, हॉटस्टार, फेसबुक और व्हाट्सएप। तो इसमें से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉटस्टार क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सब्सक्राइब करके देखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर बी जरूर करा होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है नागरिक वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू दी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो कहीं कहीं पर आपको डायरेक्टली इतना ही मिल जाएगा, ठीक है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि एकल संक्रमणीय मत यहाँ इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चुन लेना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर आंसर। अब आगे है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है? जापान के संसद को क्या कहा जाता है? अब इस ऑप्शन में देख लीजिए, डाइट है, डेल है, युआन है, शारा है। तो यहाँ पर जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब आगे है कि राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व राज्यसभा। तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? शून्यकाल आप लोग जानते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन आवर जिसे हम लोग कहते हैं, तो कितना अवधि होता है? देखिए यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं किया गया है। कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको देखने के लिए आंसर में 30 मिनट मिल जाएगा, 1 घंटा मिल जाएगा, 2 घंटा तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसका नोट कर लीजिए आंसर, इसका समय क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। जब तक कि देखिए क्वेश्चन आवर तो शुरू होता है कम से कम ये 1 बजे के आसपास स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन जब तक दूसरा कोई ऐसा चीज़ काम अगर अर्जेंट नहीं होता है ना, तब तक ये शून्यकाल चलता रहता है, इसलिए कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए जितना सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सभी आप लोगों को नोट करके रखना है और सभी का रिवीजन करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। आगे है कि वर्तमान में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। देखिए जितना सारा यूरेनियम जो उत्पादक देश है, इतना उत्पादन होता है, उसमें से 40% लगभग सिर्फ कजाकिस्तान में ही उत्पाद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि भारतीय प्रादेशिक सेना का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीरता और साहस, वीरता और ज्ञान, सावधानी और शूरता, वीरता और कर्तव्य। तो देखिए यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है, टेरिटोरियल आर्मी आर्मी का एग्ज़ाम जो आने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और टेरिटोरियल आर्मी से जितने सारे क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ जीके जो आता है ना, उसको भी आप लोग डिवीज़न करिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, सावधानी और शूरता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया था, ये 2005 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका
सी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो अभी मैंने जीके के 15 क्वेश्चन लाया है आप लोगों के लिए। आपको क्लास अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे तो आपको लिए और भी क्लासेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आर्मी टीए आर्मी के लिए पहला क्लास है, बाद बाकी आर्मी के लिए बहुत सारे क्लास है, तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको स्पेशल टीए आर्मी के लिए चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों के लिए क्लास फिर से जल्दी दोबारा आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।